तो अच्छा एक मिनट, तो बेसिकली कल हमें पहले वो दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने थे शायद, है ना? कहाँ गया वो क्वेश्चंस? ओके, तो लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13 बचा हुआ था, राइट? क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था क्या सबसे? क्या आप सबसे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था? ठीक है, एनीवन जिससे सॉल्व नहीं हुआ? कोई ऐसा जिससे सॉल्व नहीं हो पाया? ट्राई किए लेकिन नहीं सॉल्व हुआ? अच्छा, कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एनीवेज एक बार जल्दी से बस बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था कि एक सर्कल बनाने के लिए, ठीक है, एक यूनिक सर्कल बनाने के लिए वी नीड 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर हमारे पास होंगे तो आप उससे एक यूनिक सर्कल बना सकते हो। तो अगर हमारे पास 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते तो हम उससे कितने सर्कल बना सकते थे? हम उससे 10c3 नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दैट 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्साइक्लिक? मैंने ये चीज कल एक्सप्लेन की थी दैट कॉन्साइक्लिक का मतलब है सारे के वो चारों पॉइंट्स सिर्फ एक ही सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, है ना? वो चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? जब हम 10c3 लिख रहे हैं, जब हम 10c3 लिख रहे हैं तो हमने ये माना कि उस 10 पॉइंट में से कोई भी तीन कोई भी मतलब कि कोई भी कॉन्साइक्लिक नहीं है, और तीनों, हाँ, उसमें से कोई भी तीन नॉन कोलिनियर है। तो ये मानकर नंबर ऑफ सर्कल्स बनते 10c3, ठीक है। लेकिन अब उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा 4c3, क्योंकि ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, तो इनसे अलग अलग सर्कल्स नहीं बनेंगे, इनसे अलग अलग सर्कल्स नहीं बनेंगे। और 10c3 के अंदर इन 4 पॉइंटों से जो अलग अलग सर्कल बन सकता है उसको भी काउंट किया गया है, तो हमको उसको माइनस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, माइनस करना पड़ेगा। बट एक +1 करेंगे लास्ट में। +1 क्यों करेंगे? बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है। इसका ये मतलब हुआ कि इन चारों पॉइंट से एक सर्कल तो बन रहा है। चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होने का मतलब ये चारों पॉइंट एक सर्कल के ऊपर तो आ रहे हैं। तो अगर हम 4c3 माइनस कर रहे हैं तो हम उन चारों पॉइंट से जितने भी सर्कल से सारे को माइनस कर दें, तो उसमें वो वाला केस भी माइनस हो गया जहां पे चारों एक सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना होगा? हमको उसमें एक +1 करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमको उसमें एक +1 करने की जरूरत पड़ेगी। इज दिस क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, तो द नंबर ऑफ डिफरेंट, ठीक है, तो अब 10c3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, 4c3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, उसमें 1 ऐड कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की 13 की तरफ, सॉरी 13 की तरफ। हर्ष कह रहे हैं कि सर ये +1 वाला एक बार और। हर्ष देखो लॉजिक क्या है। हाँ, लॉजिक क्या है हर्ष इसमें कि अगर हमारे पास 10 पॉइंट रखे हुए प्लेन में जिसमें से कोई भी तीन नॉन कोलिनियर है, तो उससे कितने सर्कल्स बनाए जा सकते थे? 10c3 सर्कल्स बनाए जा सकते थे। लेकिन फिर आपने ये देखा कि उसमें 4 ऐसे पॉइंट हैं जो कि एक ही सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, है ना? तो वो 10c3 के अंदर ना इन चारों पॉइंट से जो अलग अलग सर्कल्स बन सकते थे, मतलब इन चार में से कोई भी 3 पॉइंट को उठा के जो अलग अलग सर्कल बन सकते थे, इनको काउंट किया गया है। लेकिन हमें पता चल गया कि क्वेश्चन में चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, मतलब कि इन 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट उठा के अलग अलग सर्कल नहीं बनेंगे, सेम सर्कल बनेगा।
तो इसीलिए हमने 4C3 माइनस किया, वो अलग अलग सर्कल्स सारे हटा दिए, लेकिन एक सर्कल तो रहेगा ना। चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, मतलब उन चारों पॉइंट से एक यूनिक सर्कल तो बन रहा है, वो +1 हम वो उस यूनिक सर्कल के लिए कर रहे हैं, उस यूनिक सर्कल के लिए कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? ओके, so next let's discuss now question number 13. ओके, अब देखिए मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको अपनी कॉपी में नोट करना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं इसको वहां कर लेता हूं, n-1 CR ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। एग्जैक्टली हर्ष, मुझे याद आ रहा था कि बाइनोमियल का क्वेश्चन है, टीपी पे में डिस्कस किए हुए हैं, स्टिल लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा था। यस आदर्श? सर वहाँ पे थी क्वेश्चन गलती उतारे हैं। अच्छा, NCR+1 है। NCR+1 है। यस सर, वहाँ ठीक है, जस्ट 1 मिनट देना, मैं एक बार ये क्या कहते हैं, बाहर की आवाज आ रही होगी ना, खिड़कियों को एक बार जरा। ओके, तो चलिए अब देखो, हमें के का रेंज फाइंड आउट करना है। के का रेंज फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में हमारे पास एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट वेरिएबल्स है 3, n, r और k। तो अब अपन को कहीं ना कहीं जो सॉल्व करना है, उसमें अपने को ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि n और r को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे थोड़ी बाद में देखते हैं। तो पहले तो ये करो कि पहले एनसीआर वाले टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। तो n-1 CR डिवाइडेड बाई NCR+1 इज इक्वल टू k² - 3। अभी जो n-1 CR वाला जो टर्म है, अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, आई थिंक ये तो सबने किया होगा, है ना, सबने इसको फॉर्मूले में ब्रेक किया होगा। तो n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 - r का फैक्टोरियल। नीचे देखोगे तो नीचे आ रहा है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r+1 का फैक्टोरियल इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल। तो इससे स्टूडेंट्स एक चीज तो दिख रहा है कि ये टर्म और ये टर्म तो साफ साफ कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर आप n-1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल को देखोगे तो यहाँ पे n बचेगा, क्योंकि ऊपर अगर 6 फैक्टोरियल था तो नीचे 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो 6 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो नीचे 7 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर r है, नीचे r+1 का फैक्टोरियल है, तो इसको भी अगर ऐसे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे बचेगा r+1। अब ये जो नीचे वाला जो स्टूडेंट्स r+1 है, वो तो चलेगा न्यूमरेटर की तरफ, वो चलेगा न्यूमरेटर की तरफ, और ये जो n है ये आएगा नीचे। तो फाइनली ये सिंप्लीफिकेशन से हमको ये मिल रहा है कि k² - 3 ये जो वैल्यू है ये r+1 डिवाइडेड बाई n पे n तक है। ठीक है, अब अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखोगे तो हियर n इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स इतना तो सबको ही मानते हो कि n कांस्टेंट ही रहने वाला है, लेकिन r इज अ वेरिएबल। r क्या रहने वाला है? r रहने वाला है एक वेरिएबल। अब अगर स्टूडेंट्स r एक वेरिएबल रहने वाला है तो r की वैल्यू कहीं से कहीं तक तो चलेगी। अब वो चीज कैसे डिपेंड करता है, तो r की वैल्यू कहां से कहां तक चलती है ये कैसे पता चलता है? ये तो हमको बाइनोमियल कोफिशिएंट से पता चलता है ना। तो अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को जरा देखें,
तो ऊपर वाले क्वेश्चन में एक लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्सप्रेशन है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को याद है कि अभी इसको मार्क कर लेते हैं 1, ठीक है। तो वी नो इन एनसीआर, एनसीआर में क्या होता है कि उसमें जो आर की वैल्यू होती है वो 0 से एन तक चलती है कि नहीं चलती, बताओ। जिसमें वो 0 के भी इक्वल होता है और एन के भी इक्वल होता है, एग्री करते हो। एनसीआर में आर की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक चलती है, तो वो चलती है 0 से लेके एन तक, जिसमें 0 भी होता है आर कभी और कभी एन भी होता है। तो इस लॉजिक को अगर हम यूज करें तो क्वेश्चन में देखो एक है n-1 सी आर, तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन वहां पे n-1 सी आर था स्टूडेंट्स। तो इन n-1 सी आर यहां पे जो हमारा r का वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक चलेगा, तो वो चलेगा 0 से लेके n-1 तक, एग्री करते हो। 0 से लेके n-1 तक चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ। जिसमें 0 के इक्वल भी हो सकता है और n-1 के इक्वल भी हो सकता है, यस और नो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ये पार्ट समझे हो कि नहीं समझे। ओके तो अगर स्टूडेंट से 0 से लेके n-1 तक जा रहा है, तो अगर हम यहां से देखें, हम जो इक्वेशन नंबर 1 पे आए थे ना, सो उस इक्वेशन नंबर 1 पे r+1 दिख रहा है और यहाँ पे r अकेला है, तो कैन आई गेट r+1, क्या मैं यहाँ पे किसी तरीके से r+1 ला सकता हूँ, यस आदर्श। सर पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर देंगे। एग्जैक्टली तो कोई एक में नहीं, एक प्रॉपर लॉजिक से एडिशन होता है। हम इनइक्वालिटी में सेम नंबर पूरी जगह ऐड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वही यहाँ पे अपनाएंगे। हम यहाँ पे पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा 1, r बन जाएगा आपका r+1 और n-1 बन जाएगा आपका n। तो ये हमारी इनइक्वालिटी आ गई। और अगर ये इनइक्वालिटी आ गई तो जरा उस इक्वेशन को देखते रहो, कौन से इक्वेशन को, इसको देखते रहो। तो यहाँ पे आपको r+1 दिख रहा था ऊपर, तो r+1 बैठा हुआ है, यहाँ पे मिल गया। लेकिन r+1 के नीचे n दिख रहा है। अब हमको पता है कि n एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, n एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो क्या हम पूरी इक्वेशन को अब एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दें। डिवीजन क्यों कर रहे हैं, ताकि वो एक्सप्रेशन पूरा का पूरा हमको पता चले क्या निकल कर आ रहा है। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां से कहां तक दिख रही है, हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू दिख रही है 1/n से लेके ये अपना r+1 है, कहां तक, 1 तक, 1/n से लेके 1 तक। कोई दिक्कत यहां तक। तो जिन जिन लोगों ने सॉल्व नहीं हुआ था जरा यहां तक का चीज नोट करो, तो पहले यहां तक का चीज नोट करो।
राइटिंग डन? ओके, अब सोचिए, अब मेरे को एक बार वापस क्वेश्चन पे ले जाने दो। अब अगर आप इस क्वेश्चन पे देखते हो तो इस क्वेश्चन में हमें के का इंटरवल फाइंड आउट करना है और हमारे पास अलग अलग इंटरवल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ अपने सॉल्यूशन पे देखें तो सॉल्यूशन में हमारे पास आया था के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे पहुंचे थे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे पहुंचे थे। और अब हमने देखा कि क्योंकि हमें के का वैल्यू निकालना है, मतलब आर और एन दोनों को हमको हटाना है, लेकिन कैसे हटाएंगे? इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, तो थोड़ा सा हेल्प लिया अगेन ऑप्शंस का। ऑप्शंस में हमें के इंटरवल्स दिख रहे थे, तो हमने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है इंटरवल निकालना है, मतलब हमको ये देखना पड़ेगा कि के स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है। क्योंकि अगर हम ये बता पाए कि के स्क्वायर माइनस 3 कहां से कहां तक चलेगा, तभी आप ये बता सकोगे कि के कहां से कहां तक चलेगा। तो के स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू है आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन के इक्वल, आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन के इक्वल। तो अब के स्क्वायर माइनस 3 कहां से कहां तक चलेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा आर प्लस 1 बाई एन के ऊपर। तो वो हमने इस जगह से निकाला, आर प्लस 1 बाई एन की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही थी? 1 बाई एन से लेके 1 तक आ रही थी। तो गाइज राइट हैंड साइड का तो इंटरवल क्लियर है, राइट हैंड साइड का। इनफैक्ट अगर आप देखो तो अब अगले स्टेप में आप इस आर प्लस 1 बाई एन की जगह पे क्या रख सकते हो? के स्क्वायर माइनस 3 पुट कर सकते हो, के स्क्वायर माइनस 3 पुट कर सकते हो। तो अगर स्टूडेंट्स हमको इंटरवल निकालना है तो हमको ये भी जानना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा। तो अब यहाँ पे ये लॉजिक लगा सकते हैं कि सिंस हमारा जो एन होगा, यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रेटर देन 1 रहने वाली है। एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे अगर कि एन जो है ये हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में 1 बाई नीचे कोई भी वैल्यू होगी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर n हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 बाई एन वाली वैल्यू क्या होगी? 1 बाई एन वाली वैल्यू लेस देन 1 होगी, होगी कि नहीं? अगर आप n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बाई एन कहां पे होगी? लेस देन 1 होगी। एंड क्योंकि n आपका ग्रेटर देन 0 है, n आपका ग्रेटर देन 0 है, तो आपका 1 बाई एन भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। n क्योंकि हमारा ग्रेटर देन 0, n पॉजिटिव इंटीजर है तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो 1 बाई एन भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फाइनली हमको इनमें से लोअर लिमिट यहाँ पे हम रख देंगे कि 1 बाई एन की वैल्यू कहाँ, मतलब 0 से तो बड़ी होगी ना। और पूरा एक्सप्रेशन कहाँ तक जा रहा है? फिर पूरा एक्सप्रेशन चल रहा है 1 तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 1 बाई एन की जगह लिमिट पुट किया। लिमिट मतलब कि वो उसका मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा। तो हमको ये पता है कि चाहे वो वैल्यू जो भी हो वो 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, तो हमने 1 बाई एन की जगह 0 लिख दिया। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग कि 1 बाई एन इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ध्यान रखना। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट सेइंग 1 बाई एन इज इक्वल टू 0, ये बोलना गलत हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर के स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू 1 बाई एन से 1 तक चल रही है और आपका जो 1 बाई एन है वो 0 से बड़ा रहेगा, तो इसीलिए हम इसके जगह पे क्या कर रहे हैं? 0 से रिप्लेस कर रहे हैं। यस आदित्य? तो सर इक्वल का साइन हटा दीजिए। हाँ, इक्वल का साइन हम हटा देना होगा, क्योंकि 1 बाई एन कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन हटा दिया। और जब ये इक्वल टू का साइन हट गया, अब यहाँ से -3 को हटाओ पहले, तो उसके लिए पूरे इक्वेशन में 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका 1 + 3 4 हो गया। और अब अगर आपका के स्क्वायर 3 से 4 के बीच में चल रहा है तो के कहां से कहां तक चलेगा? तो अब ये स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी का सवाल अब बनेगा, स्क्वायर इनइक्वालिटी। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव नंबर है एंड राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव नंबर है, तो आप पूरे पे रूट लगा सकते हो, पूरे पे रूट लगा सकते हो, तब भी काम करेगा। ठीक है, अब √3 तो √3 ही रहेगा, के स्क्वायर का रूट के बन जाएगा,
और 4 का रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कौन सा लॉजिक लगाया, मैंने ये वाला लॉजिक लगाया कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड अगर मान लो स्टूडेंट्स x स्क्वायर की वैल्यू 9 से 16 के बीच में चल रही है, तो अगर x आपका पॉजिटिव है और आपका x स्क्वायर 9 से 16 के बीच में चल रहा है, तो उस केस में जो आपका x होगा वो 9 और 16 के रूट मतलब 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा। यस आदित्य? सर फिर इक्वल टू लिखे हैं अरे अरे सॉरी, सर, प्लस माइनस रूट 3 ना होता, प्लस माइनस 2। नहीं नहीं, यहाँ पे जो k है क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिख रहा है ना कि हमारा ये वैल्यू पॉजिटिव रहने वाला है। अच्छा आप कह रहे हो k की वैल्यू ना, ओके ओके, k स्क्वायर, हाँ यहाँ पे k तो हमारा नेगेटिव भी चल सकता है ना, k नेगेटिव भी चल सकता है। ठीक है ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक मिनट जस्ट गिव मी अ टाइम, इसको दो दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक जहां पे आपका k स्क्वायर ग्रेटर देन 3 होगा और दूसरा जहां पे आपका k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि डायरेक्टली फिर ना प्लस माइनस वाला केस नहीं निकल पाएगा अगर हम डायरेक्टली रूट लगाएंगे तो। एक बार पढ़ लेता हूँ कि k आपका पॉजिटिव नेगेटिव को बोल के तो नहीं दिया है ना, नहीं, k बिलोंग्स टू द इंटरवल। अगर k पॉजिटिव बोला होता तो रूट 3 से 2 आंसर हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो आपका k बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 3 यूनियन। अभी तो इनइक्वालिटी सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं आप कैसे लिख रहा हूँ। और अगर यहाँ पे k स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब k बिलोंग करेगा आपका -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड एंड आएगा, मतलब आपका k जो है इधर और इधर इसको मिला के एंड लेना है, क्योंकि आपने देखा कि k स्क्वायर 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा भी होना चाहिए, तो मतलब एंड वर्ड होगा ना, तो हमको इन दोनों में एंड वर्ड मिलाना पड़ेगा। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन लेना। तो अब अगर अपन इसका इंटरसेक्शन के बारे में सोचें तो 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो 2 यहाँ पे, रूट 3 यहाँ पे, माइनस रूट 3 यहाँ पे एंड -2 यहाँ पे। तो अगर हम ऊपर वाले बात को देखें तो कह रहा है माइनस इंफिनिटी से -3 एंड रूट 3 से इंफिनिटी। सेकेंड वाले को देखें तो सेकेंड वाला कह रहा है -2 से 2, -2 से 2, लेकिन यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है तो फिल सर्कल -2 से 2। तो अब हमको दोनों का कॉमन हिस्सा लेना है। कॉमन हिस्सा क्या दिख रहा है मेरे को, तो कॉमन हिस्सा दिख रहा है ये वाला से लेके ये वाला और ये वाला से लेके ये वाला, तो दिस इज आवर कॉमन हिस्सा। मतलब फाइनली अपना जो k बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग करेगा -2 से -√3, -2 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन √3 से 2, 2 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो प्रोसेस एक बार देखिए, आपने यहां तक तो लिख लिया था, k स्क्वायर -3 का वैल्यू 1/n से लेके 1 तक चलेगा। अब क्योंकि n हमारा पॉजिटिव नंबर है तो 1/n भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो इसका कहीं ना कहीं k स्क्वायर -3 का लोअर लिमिट 0 तक जाएगा। तो वहां से k स्क्वायर का वैल्यू आया 3 से 4 के बीच में। अब अगर k स्क्वायर का वैल्यू 3 से 4 के बीच में आया तो हमने दो हिस्सों में इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है k स्क्वायर को ग्रेटर देन 3 भी होना है और साथ ही साथ k स्क्वायर को लेस देन इक्वल टू 4 भी होना है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए, तो उसके बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करके एंड वर्ड आ रहा था तो हमको लेना था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिए तो ये आंसर आया। चलो इसको नोट करो जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करो, 2 मिनट का टाइम है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप हैंड रेस कीजिए। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया हैंड रेस कीजिए।
हो गया? ठीक है, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर क्लास। डन? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई थॉट कि वो क्लास के बाद लिखने वाले लोग भूल जाते हैं, तो अभी समझियो, अभी लिखे होगे। चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर सर्कुलर परमुटेशंस। अब सर्कुलर परमुटेशंस क्या होता है, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूंगा। मानस है आज, है ना? क्या मानस यार, हरा देते हो इंडिया को। ओके, तो इमेजिन कीजिए सर्कुलर परमुटेशन, मतलब वर्ड से समझ में आ रहा है कि परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट करना है। सर्कुलर परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट हमको सर्कुलर करना है। सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब कुछ सर्कल से रिलेटेड कुछ है ना? तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, ठीक है, जिसमें तेरी कितना गंदा सर्कल बना है। ओके, अगर मान लो यहाँ पे मैं 3 लाइंस लगाता हूँ, ठीक है, 3 लाइंस है, 3 चेयर्स लगे हुए हैं। तो अगर आपको इन तीनों चेयर्स पे बैठना है, तो आप कितने तरीके से बैठ सकते हैं? अगर आपके सामने 3 चेयर्स है एक लाइन में, एक रो में, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट, तो अगर एक आदमी है और उसके सामने 3 चेयर्स है, तो उसके पास कितने अलग अलग ऑप्शन है, ये बताइए। कितने अलग अलग ऑप्शन है? तो मेरे को आंसर मिला है मानस, साक्षी, हर्ष, आदित्य, विवांशु, राहुल, टॉकीर, फरदीन, पंकज, आदर्श। करेक्ट है। रियांशु आपका आंसर गलत है, बाकी सबने सही दिया है। अंशु करेक्ट है, अमन करेक्ट है, विवेक आपका भी आंसर गलत है। मैं जब कह रहा हूं कि एक आदमी है, शुभम आपका आंसर गलत है। जब आप लोग 3 फैक्टोरियल कर रहे हो, ठीक है, मेरा आप लोगों ने सवाल ही नहीं सुना। मैं कह रहा हूं कि अगर 3 चेयर्स रखे हुए हैं और आपको उन पे बैठना है, आप अकेले हो, तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? आपके पास तो 3 ही ऑप्शंस है ना। आपके पास 3 ही ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 लोगों को बैठाना है। आप अगर अकेले हो, आपके सामने 3 चेयर्स रखे, तो कितने तरीके से बैठ सकते हो? 3 ही ना तरीका हुआ। या तो आप इस चेयर पे जाके बैठोगे, या आप इस चेयर पे जाके बैठोगे, या फिर आप इस चेयर पे जाके बैठोगे। आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शन है। 3 अलग अलग ऑप्शन कैसे हुआ? तो सोचिए कि मानस अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो और वो उसका सर जो है आगे की तरफ है, तो वो देखेगा कि अगर उसने ये वाला चेयर पे बैठा है, तो उसके राइट में 2 चेयर्स खाली है, उसको ये दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? ठीक है। अगर मान लो मानस इसके जगह पे यहां बैठा होता, तो अब उसको क्या दिखता कि उसके लेफ्ट में एक चेयर खाली है और उसके राइट में एक चेयर खाली है। पहले पोजीशन पे जब बैठा था, तो उसके राइट में कोई चेयर खाली नहीं थी, उसके लेफ्ट में कोई चेयर खाली नहीं थी, उसके राइट में 2 चेयर्स थी। अभी लेफ्ट में एक चेयर है, राइट में एक चेयर है। एंड अगर मानस मान लो यहां बैठा हुआ है, तो अब इसके राइट में कोई चेयर्स नहीं है, इसके लेफ्ट में 2 चेयर्स इसको दिख रहे हैं। तो यही ना 3 अलग अलग केसेस क्यों हुए? क्योंकि पहला केस में लेफ्ट में कुछ नहीं था, राइट में 2 खाली चेयर्स थे। अभी जहां पे है उधर अब राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में 2 खाली चेयर्स है। और अगर बीच में बैठा होता, तो एक लेफ्ट का खाली दिखता और एक राइट का चेयर खाली दिखता, है कि नहीं? तभी तो जाकर हम कहते हैं कि यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन है। बट इमेजिन कीजिए कि अब इसी को, है ना, इसी को हमने यहां पे चेयर लगा दिया सर्कुलर तरीके से, एक यहां पे
एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब जरा अच्छे से सोचो सब कोई, अगर आपको मैं मान लो टेबल ये यहाँ पे खड़ा करवा देता हूँ, ठीक है, मैंने टेबल के ऊपर आपको खड़ा कर दिया और आपको मैं कह रहा हूं कि चलो जाओ एक चेयर पे बैठो, जाओ एक चेयर पे बैठो। अब आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? सोच के बताइएगा सब, ठीक है। ऑब्वियसली आंसर 3 नहीं होगा अगर मैं इतना सोचने के लिए कह रहा हूं तो। मानस करेक्ट है, विवांशु गलत है। हर्ष गलती हो रही है। सोचिए जरा, मैं कह रहा हूं कि मान लो मैंने आपको ना ये जो सर्कुलर टेबल था, टेबल के ऊपर खड़ा करवा दिया और मैंने बोला कि जाओ एक चेयर पे बैठो, तो आपके पास कितने तरीके हैं, कितने ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है बैठने के लिए? नहीं मृगंग, गलती, राहुल गलती हो रही है, आदर्श सही है, फरदीन सही है। आंसर क्या होगा जानते हो? जब मैं ये समझा रहा था, जब मैं लीनियर अरेंजमेंट समझा रहा था, तो मैंने क्या बताया कि अगर मानस यहाँ पे बैठा है तो उसके राइट में 2 चेयर्स खाली थे, लेफ्ट में कोई खाली नहीं था। अगर मानस यहाँ बैठा हुआ है तो राइट और लेफ्ट दोनों में एक एक चेयर खाली था। अगर मानस यहाँ बैठा हुआ है तो राइट में कोई खाली नहीं था, लेफ्ट में 2 खाली थे। तो ये 3 अलग अलग सिचुएशन बन रहा था ना। अब सोचो कि वहीं पे मानस को मैंने यहां बैठा दिया, मान लो मानस ने ये चूज किया। अब थोड़ा इमेजिन करो ना, आप खुद खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आपके पास आपको ये चेयर दिख रही है, ये चेयर दिख रही है, ये चेयर दिख रही है, बट क्या आपके पास कहने के लिए लीनियर में जैसे समझ रहे थे 3 अलग अलग ऑप्शन, वैसे क्या 3 अलग अलग ऑप्शन हैं? भले ही मेरे पास 3 चेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कितने तरीके से बैठ सकते हो या आपके पास कितने डिफरेंट ऑप्शंस है, वर्ड क्या है, आपके पास कितने अलग अलग ऑप्शंस है, उसका आंसर होगा 1। उसका आंसर होगा 1। हर्ष पूछ रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई चूज कर ले तब तब की बात अलग होगी। इसलिए मैंने बोला कि मान लो मैंने अभी आपको टेबल पे खड़ा कर दिया, ठीक है, टेबल पे खड़ा कर दिया, टेबल के बीच में खड़े हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला पार्ट भी आएगा, यहाँ पे है अपने मॉड्यूल में ही वो चीज लिखी हुई है, ठीक है। बट अभी समझिए कि सिंपल इस टेबल के अराउंड 3 चेयर्स थे, ओके, और आप इस टेबल के ऊपर खड़े हो, आपके पास कितने अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब आपके मन में जो खटक रही है वो ये कि अरे सर 3 चेयर्स है, 3 आंसर कैसे नहीं है? तो आप मेरी बात को सुनो, मैं कह रहा हूं कितने अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो मेरा आंसर है 1। क्यों 1 है? बिकॉज आप ऐसे देखिए कि अगर मानस यहां पे बैठेगा तो जरा ये बताओ उसको अपने लेफ्ट में और अपने राइट में कितने चेयर्स खाली दिखेंगे? अगर मानस यहां बैठेगा तो उसको लेफ्ट में और राइट में कितने चेयर्स खाली दिखेंगे? 0 लिख रहा है आदर्श और राहुल। मैं कह रहा हूं कि अगर मानस यहां बैठा तो उसको अपने लेफ्ट और अपने राइट में कितने चेयर्स खाली दिखेंगे? सर्कुलर टेबल में है तो ये सर्कुलर टेबल में तो ये उसका राइट हो जाएगा और ये उसका लेफ्ट हो जाएगा कि नहीं? तो एक लेफ्ट खाली चेयर दिखेगा और एक राइट में खाली दिखेगा ना, तो 1 लेफ्ट 1 राइट, ये एम्प्टी दिखेगा उसको, ये एम्प्टी दिखेगा, राइट। अच्छा, अब जरा सोचिए कि मान लो मानस वहां नहीं बैठ के यहां बैठा है, अब उसको अपने लेफ्ट और राइट में कितने चेयर्स खाली दिखेंगे? अब उसको अपने लेफ्ट और राइट में कितने चेयर्स खाली दिखेंगे? मानस कितने चेयर्स खाली दिखेंगे अभी आपको? अगर आप वहां नहीं बैठ के आपने यहां बैठा, टेबल के बीच से खड़े होकर यहां बैठे, अब आपको अपने लेफ्ट और अपने राइट पे कितने खाली चेयर्स दिखेंगे? एक एक ही दिखेगा ना, एक एक ही दिखेगा, एक लेफ्ट और एक राइट। अच्छा, मान लो मानस वहां नहीं बैठ के यहां बैठने का डिसीजन लिया, यहां पे,
तो अभी उसको कितना लेफ्ट और कितना राइट खाली चेस्ट दिखेगा? लेफ्ट में कितने चेस्ट खाली दिख रहे हैं, राइट में कितने खाली दिख रहे हैं? लेफ्ट की जब मैं बात कर रहा हूं ना, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट, है ना, उसके जस्ट बाद में लेफ्ट में कितने चेस्ट खाली दिख रहे हैं? तो एक लेफ्ट का चेयर खाली दिखेगा और एक राइट का चेयर खाली दिखेगा, राइट? तो जरा देखो, तीनों जगह पे कहने के लिए फिर एक ही जैसा सिचुएशन नहीं बना क्या? तीनों जगह पे एक ही जैसा सिचुएशन नहीं बना क्या? जब हम लीनियर की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, जब हम इसकी बात कर रहे थे, तो ये तीनों अलग अलग पोजीशंस थे, है ना, तीनों अलग अलग पोजीशंस थे। एग्जैक्टली पंकज, अच्छा सर, चेयर कोई भी हो, फीलिंग सेम है, वही मैं बात कह रहा हूं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस नहीं है। अभी हमारे पास, अगर आप पहले इंसान हो जिसको इस टेबल पे जाके बैठना था, तो आपके पास फीलिंग हर जगह सेम ही होगा कि अगर मैं लेफ्ट में देखूं तो भी एक चेयर खाली रहेगा, राइट में देखूं तो भी एक चेयर खाली रहेगा। तो पहले इंसान के पास क्या तीन अलग अलग ऑप्शन है कि सिर्फ एक ही अलग ऑप्शन है? ये बताओ, पहले इंसान के पास तीन अलग अलग ऑप्शंस है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है? सोच के बताइए सब कोई। हाँ राहुल, तो दो ना सर चेयर दिखेगा, एक लेफ्ट में एक राइट में। हाँ मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि तो अगर आपको चेयर पे बैठना है तो आपके पास क्या तीन अलग अलग ऑप्शंस थे कि आपके पास एक ही फीलिंग है? एक में जा सकते हैं, एक लेफ्ट में जा सकते हैं या एक राइट। अरे यार तुम, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जब तीनों चेयर्स खाली है ऑलरेडी, आप आंसर दे रहे हो बात का, मैं कह रहा हूं कि अगर तीनों खाली है तो जो पहला इंसान बैठेगा उस पहले इंसान के पास कितने ऑप्शंस हैं? उस पहले इंसान के पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ ना, पहले इंसान के पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ, क्योंकि उसकी फीलिंग तो हर जगह सेम रहेगी। ये कह सकते हो कि उसकी फीलिंग तो हर जगह सेम रहेगी, ठीक है? आ रही है बात समझ में? तो मैं अगर ऐसे देखूं तो फर्स्ट पर्सन के लिए एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है। लेकिन मान लो कि उस तीनों में से हम किसी भी एक जगह पे मानस को बैठा दिए, ठीक है? अब मान लो हमारे पास दो चेयर्स खाली है, दो चेयर्स खाली है, मानस देख रहा है इस तरफ, मानस देख रहा है इस तरफ, ठीक है? अब सोचो, अब विराट कोहली की एंट्री होती है, तो अब विराट कोहली के पास कितने ऑप्शंस है? विराट कोहली के पास कितने ऑप्शंस है? एक होगा या दो होगा? एक होगा या दो होगा? सोच के बताना, विराट कोहली के पास कितने अलग अलग ऑप्शंस हैं? दो अलग अलग ऑप्शंस है। कैसे दो अलग अलग ऑप्शंस है? अगर विराट कोहली यहां बैठता है तो ये जो है मानस के इमीडिएट लेफ्ट का चेयर होगा कि नहीं होगा? और ये वाला मानस के इमीडिएट राइट में होगा कि नहीं होगा? अगर मानस सेंटर, टेबल के सेंटर की तरफ देख रहा है तो वो वाला जो चेयर होगा वो इमीडिएट लेफ्ट पे होगा, और ये वाला जो होगा वो इमीडिएट राइट पे होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? तो अब ऐसे समझो ना कि विराट कोहली ने जो सीरीज हारा है ना, तो मानस ने उसे थप्पड़ मारना है। अब विराट कोहली एक दो बार थप्पड़ खा चुका है मानस से, तो उसको पता है कि मानस का ना लेफ्टी है वो, तो लेफ्ट हैंड से बड़ा जोर से थप्पड़ मारता है। तो अभी उसके पास फीलिंग क्या है? तो उसके पास फीलिंग है कि या तो वो इमीडिएट लेफ्ट पे बैठ सकता है या फिर वो इमीडिएट राइट पे बैठ सकता है, ठीक है?
अब इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा तो लेफ्ट से थप्पड़ खाएगा, राइट पे बैठा तो राइट से थप्पड़ खाएगा। बट उसके पास दो फीलिंग है ना, दो ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दो ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? क्लियर है ये चीज? हाँ हर्ष पता है मेरे को। तो सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए कितने ऑप्शंस है? तो उनके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, दो यूनिक ऑप्शन। इसको ऐसे लिखो, टू यूनिक ऑप्शन। यहां पे पहला इंसान के लिए एक ही यूनिक ऑप्शन था, दूसरे पर्सन के पास लेकिन दो यूनिक ऑप्शन है। तो मान लो कि इस जगह पे विराट कोहली ने राइट पे वो बैठ गया, ठीक है, विराट कोहली जो है वो राइट पे बैठ गया। तो अब जरा ये बचाओ, जो तीसरा बंदा होगा उसके पास कितने ऑप्शन होंगे? अब जो तीसरा बंदा आएगा उसके पास कितने ऑप्शन होंगे? उसके पास तो बहुत क्लियर है ना, उसके पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होने वाला है। क्यों एक ही ऑप्शन? क्योंकि यार चेयर ही एक खाली है, यहां तो बात ही खत्म, यहाँ पे चेयर ही एक खाली है। तो जो मेन चीज यहाँ पे समझाना चाहता हूं स्टूडेंट्स को ये होगा कि जो पहला इंसान जब बैठने के लिए आया ना, तो उस पहले इंसान के पास एक ही ऑप्शन था, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं नॉर्मल अरेंजमेंट पे उतर गए थे। देखो ये तीन तीन का समझाया ना, अब मैं एक चार वाला केस लेके समझाने की कोशिश करता हूं, मैं एक चार वाला केस लेके समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब चार में मान लो, अब क्या हो गया, बॉयज बहुत हो गए, अब गर्ल्स की बात करते हैं। तो सेशन में कौन कौन गर्ल्स है यहाँ पे? साक्षी है, रियांशु है, पलक है, तीन गर्ल्स है। चलो चौथा अमृता को पकड़ लेते हैं। अब सोचिए कि यहाँ पे मैं ना चार चेयर रख रहा हूं, अच्छा पीछे वाले में एक चीज मिस हो गया। तो फाइनली स्टूडेंट्स, फाइनली अगर यहां देखा जाए तो पहले इंसान के पास एक, दूसरे इंसान के पास दो, तीसरे इंसान के पास एक, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यहां पे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1 × 2 × 1। तो हमारे पास कहीं ना कहीं सिर्फ दो ऑप्शन आ रहे हैं। मतलब कि अगर तीन लोगों को हम सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठा रहे हैं, ठीक है, तो लीनियर होता तो 3 फैक्टोरियल 6 आंसर आ रहा था, लेकिन यहां पे आंसर सिर्फ 2 आया, यहां पे आंसर सिर्फ 2 आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने मानस को यहां पे बैठा दिया है, ठीक है, मानस को यहां बैठा दिया है, तो अब विराट कोहली को आपने उसके राइट में बैठाया, और मान लो रोहित शर्मा को उसके लेफ्ट में बैठाया, या फिर विराट कोहली को उसके लेफ्ट में बैठाया एंड रोहित शर्मा को उसके राइट में बैठाया। अब मैं अगर आपसे पूछूं, इसके अलावा आप कोई और केस बना सकते हो? जरा बनाने की कोशिश करो तो। आप इसके अलावा और कोई दूसरा केस बना सकते हो क्या? जरा बनाने की कोशिश करो। सबको अपनी कॉपी में थोड़ा दिमाग लगाए। ये जो इसमें ना कुछ खास फॉर्मूलाज नहीं, इसमें ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं याद रहा ना बेटा, तो तुम्हें 5-6 फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे फिर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जल्दी से बताओ,
ट्राई करके देखो तो और कोई अलग केस बना पा रहे हो क्या? मानस, विराट कोहली और रोहित शर्मा को अगर आप सर्कुलर अरेंज करने की कोशिश करोगे तो इसके अलावा आप और कोई केस बना पा रहे हो अपनी कॉपी में? अब जो लोग, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे, अब मैं बता रहा हूं कि कुछ लोग यहाँ पे किस तरीके से सोच के थोड़ी सी गलती उनसे हो सकती है। तो एक ये गलती हो सकती है कि आप सोच रहे हो कि चलो विराट कोहली को बैठाया जाए इधर, अब विराट कोहली के लेफ्ट में मानस को बैठाया जाए और राइट में रोहित शर्मा को बैठाया जाए। आप सोच रहे हो शायद ये अलग है, बट अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो केस है एंड ये वाला जो केस है, ये दोनों के दोनों सेम केस है। चेक करना, तो ये दोनों सर्कल्स वाले केसेस सेम है कि नहीं है? ये दोनों सर्कल वाले केसेस सेम है या नहीं है? है। कैसे? बिकॉज इधर भी अगर देखा जाए, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दोगे ना, थोड़ा सा रोटेट कर दोगे, घुमा दोगे, रोटेट थोड़ा सा, ऐसे लिख देता हूं, रोटेट थोड़ा सा, तो ऊपर वाला सर्कल बन रहा है, ऊपर वाला सर्कल बन जाएगा, ऊपर वाला सर्कल या ऊपर वाला केस बन जाएगा। ठीक है, कैसे बन जाएगा? तो देखो जरा, अगर मानस जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है, तो अभी मानस के राइट में नीचे अभी जो नया नया सर्कल बना है उधर देखो, मानस के राइट पे विराट कोहली है और मानस के लेफ्ट में रोहित शर्मा है। ऊपर वाले सर्कल को देखो, ऊपर वाले सर्कल में भी तो यही हो रहा है ना, मानस के राइट में विराट कोहली है एंड मानस के लेफ्ट में रोहित शर्मा है। तो दोनों तो सेम ही हो गए ना, दोनों सेम ही हो गए। तो भले ही आपको थोड़ा सा सर्कल दिख रहा होगा कि राइट चला गया, लेफ्ट चला गया, बट एक्चुअली देखोगे उसको हल्का सा अरेंज कर दोगे, हल्का सा अरेंज मतलब हल्का सा खाली घुमा दोगे तो आपको सेम चीज दिखेगी। और अगर घुमाना भी नहीं है तो खाली ऐसे देखो ना कि दोनों सर्कल में मानस के लेफ्ट में वही बंदा बैठा हुआ है और मानस के राइट में वही बंदा बैठा हुआ है, तो इट इज नॉट अ डिफरेंट केस। इसका मतलब है दिस इज नॉट डिफरेंट, दिस इज नॉट डिफरेंट, ये डिफरेंट केस नहीं बना, ये डिफरेंट केस नहीं बना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे किया गया, यहाँ पे जो पहला बंदा आया उस पहले बंदे के पास सिर्फ एक ही पोजीशन, एक ही रास्ता था, पहले बंदे के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन जैसे ही वो पहला बंदा बैठ जाता है तो अब जिन बंदों को बैठना है ना, अब उनके लिए जो बाकी पोजीशंस है वो वेल डिफाइंड हो जाती है। पहले बंदे के लिए कोई वेल डिफाइंड पोजीशन नहीं होता है, लेकिन जब सेकंड में जो आता है उसके लिए यहाँ पे वेल डिफाइंड पोजीशन दिखती है, और क्योंकि उसके लिए वेल डिफाइंड पोजीशन दिखती है तो उसके प्रॉपर अरेंजमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जरा इस इधर देखो, इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे मैंने 4 सर्कल्स ले लिए। ठीक है, तुम सोचो कि अब यहाँ पे लेट्स से मैंने बैठाया अमृता को। ओके, अमृता के पास कितने ऑप्शंस थे? अमृता के पास कितने ऑप्शंस थे जब वो इस सर्कल में बैठना चाहती थी? तब उसके पास एक ही ऑप्शन था, है कि नहीं? उसके पास एक ही ऑप्शन था, लेकिन अब जैसे ही मान लो हम अब रियांशु को बैठाना चाहते हैं, तो जब रियांशु अब इस टेबल पे बैठेगी तो अब उसके पास कितने ऑप्शन थे? तो वो देख रही है कि ये वाला जो चेयर होगा ये अमृता के लेफ्ट में आ रहा है ना? ये कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है अमृता के लेफ्ट में। ये वाला चेयर का क्या हो रहा है? ये वाला चेयर हो रहा है अमृता के राइट में, और ये वाला चेयर क्या है? ये हो रहा है ठीक अमृता के सामने, ठीक अमृता के अपोजिट में। तो बेसिकली जो नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पे उसके पास कितने ऑप्शन हो गए? तो उसके पास है 3 ऑप्शंस, 3 वेज। क्या ये लॉजिक समझ पा रहे हो? समझ में आ रही है ये चीज? वो वाली चेयर एकदम लेफ्ट में दिख रही है, ये वाली एकदम राइट में दिख रही है, और ये एकदम सामने ऑपोजिट दिख रही है। तो मान लो कि यहीं पे वो बैठ गई, यहां पे वो बैठ गई। अब पलक के पास कितने केसेस हैं? तो पलक के पास 2 केसेस है क्लियरली, या तो वो यहां गई
रियांशु के लेफ्ट में या फिर यहां गई रियांशु के राइट में, है कि नहीं? तो अब पलक के पास 2 केसेस थे, तो मान लो पलक यहां बैठ गई, तो फाइनली साक्षी के पास एक ही चेयर बचेगा, तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहेगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स, इन टोटल इनको अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए? इनको अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए? तो टोटल नंबर ऑफ केसेस को तो मेरे को इंडिविजुअल केसेस को मल्टीप्लाई करके मिलेगा ना। अगर यहां देखें तो therefore total number of cases is equal to अमृता के पास एक ऑप्शन, रियांशु के पास 3 ऑप्शन, पलक के पास 2 ऑप्शन, जैसे हमने लोगों को चूज किया था, एंड साक्षी के पास एक ऑप्शन। अब क्योंकि हमको चारों को अरेंज कराना है ना, हमको चारों को अरेंज कराना है, तो इसलिए एंड पहला इंसान एंड सेकंड इंसान एंड थर्ड इंसान एंड फोर्थ इंसान, तो टोटल यहाँ पे कितने आ गए? टोटल यहाँ पे आ गए 6 वेज, टोटल यहाँ पे आ गए 6 वेज। ठीक है, आ रहा है समझ में आप सबको ये चीज? हाँ राहुल, सर पहला वाला नहीं समझ में आ रहा है। जब पहला आदमी आएगा सर तो उसके पास कितना मैंने थी बचेगा, और सब आप समझ में बीच में लेफ्ट कर गए थे क्या? नहीं सर। थी उस समय पढ़ा रहे तो सर वहां भी पूछे हैं सर, लेकिन उतना समझ में नहीं आ रहा है सर। आप ऐसे सोचो ना, फीलिंग के हिसाब से सोचो कि जो पहला इंसान होगा उसके पास कितने ऑप्शन, जब मैं कह रहा हूं ना, तो ऑप्शंस है रिलेटिव टू पोजीशन। जैसे ये लीनियर वाले में देखो, लीनियर वाले में जब कोई पहला इंसान आएगा तो अगर आप सोचो कि आप यहां बैठे हुए, अगर आप यहां पे बैठते तो आपके लेफ्ट में कोई जगह है? ये बताओ मेरे को। सर लेफ्ट में जगह नहीं है, राइट में है 2 जगह। हाँ, राइट में 2 जगह है। अगर यहां बैठते तो, लेफ्ट में एक और राइट में एक। और यहां बैठते तो लेफ्ट में 2 है, राइट में एक भी नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस हम कहीं ना कहीं जो डिफाइन कर पा रहे हैं वो बाकी पोजीशंस के रिलेटिव में कर पा रहे हैं कि नहीं? या फीलिंग कह लो कि अगर मैं यहाँ बैठा तो मेरे लेफ्ट में 2 चेयर्स खाली रहेंगे, यहाँ बैठा तो एक खाली यहाँ, एक खाली यहाँ, यहाँ बैठूंगा तो दोनों खाली रहेंगे। बट अगर आप इस चेयर पे अब ये सर्कुलर में अगर देखोगे, अगर आपके सामने 3 चेयर्स दिख रहे हैं और आपको मान लो मैंने टेबल के ऊपर अभी खड़ा करा रखा है, तो अब अगर आप ये वाला चेयर चूज करते हो तो आपके लेफ्ट और राइट में कितने खाली रहेंगे? एक सर, कितना? एक लेफ्ट एक राइट। अगर यहाँ पे जाओगे तो, एक लेफ्ट और एक राइट। यहाँ पे जाओगे तो, एक लेफ्ट और एक राइट दोनों। है ना? तो उस हिसाब से देखो तो फीलिंग तीनों केसेस में सेम है ना? आपको क्या तीनों अलग अलग दिख रहा है? नहीं सर, तीनों मैंने तीनों में तो सर एक ही है, मैंने एक लेफ्ट में एक राइट में। हाँ, तो मतलब तीनों में जो फीलिंग है या तीनों में जो सिचुएशन बन रहा है वो तो सेम सिचुएशन बन रहा है ना। अगर आप ये वाले चेयर में बैठ रहे हो तो उसका जो सिचुएशन बन रहा है, उसका सिचुएशन इस यहाँ बैठने के मुकाबले कुछ अलग थोड़ी बन रहा है, सेम सिचुएशन बन रहा है। तो जब पहले इंसान के लिए ये अलग अलग सिचुएशंस नहीं क्रिएट कर रहा, मतलब उसके पास कहीं पे भी बैठे एक ही बात है। कहने के लिए ऐसे हो गया कि वो कहीं भी बैठेगा उसके लिए एक ही बात बन रही है। ये सब समझ में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम छोटी सी चीज देखें तो अभी मैंने पीछे वाले एग्जांपल में लिया था, 3 लोग थे, 3 पर्सन्स थे, तो उसको 2 वेज में अरेंज कर पा रहे थे। यहाँ पे 4 पर्सन्स थे, इनको हम 6 वेज में अरेंज कर पा रहे थे। लेकिन 2 जो है ना, कोई फैक्टोरियल भी बनता है। किसका फैक्टोरियल बनता है? 2 का फैक्टोरियल बनता है। और 6 जो है ना वो 3 का फैक्टोरियल बनता है। तो एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि एक बार हम लोग 2 पर्सन्स का भी देख ले, है ना? एक बार हम 2 पर्सन्स का भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं? तो 2 पर्सन को देखो, 2 पर्सन अगर हम लीनियर देखते हैं, लीनियर, तो 2 पर्सन का लीनियर में कितना वेज बनेगा? 2 वेज बनेगा कि नहीं?
क्योंकि पहले इंसान के पास 2 ऑप्शन होगा। यहां पे अगर लीनियर में देखोगे तो फर्स्ट पर्सन के पास 2 ऑप्शन और सेकेंड पर्सन के पास एक ही ऑप्शन होगा कि नहीं बताओ। अगर 2 ही चेयर रखा हुआ है मान लो, और यहाँ पे मेरे को विवांशु और आदर्श को बैठाना था, तो अगर आदर्श पहले जा रहा है तो आदर्श के पास 2 ऑप्शन है। आदर्श दोनों में से कहीं पे भी एक जगह बैठ गया तो विवांशु के पास एक ही ऑप्शन बचेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे फिर? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे फिर? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 2। अब जरा इसको हम देखते हैं सर्कुलर में। तो सर्कुलर में मान लो एक यहां रखा हूं और एक यहां रखा हूं। ओके, अब बताओ कि यहां पे जो फर्स्ट पर्सन होगा उस फर्स्ट पर्सन के पास कितने ऑप्शन है? पहले पर्सन के लिए कितने ऑप्शन है? एक ही। और मान लो कि यहां पे मैंने आदर्श को बैठा दिया, तो अब जो सेकंड पर्सन आएगा मानस विभांशु, तो सेकंड पर्सन के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? एक ही ऑप्शन बचेगा ना। तो यहां पे टोटल कितना हो रहा है? यहां पे टोटल 1 इंटू 1 1 ही हो गया कि नहीं हुआ? टोटल 1 इंटू 1 1 ही हुआ कि नहीं हुआ? तो इस लॉजिक से 2 पर्सन के कितने वेज बने? 2 पर्सन के एक ही वेज बने। तो वो कितना फैक्टोरियल हो रहा है? 1 का फैक्टोरियल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां से हम एक छोटा सा अपना ऑब्जर्वेशन ये कर पा रहे हैं कि 2 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट हो रहा था 1 फैक्टोरियल, 3 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट हो रहा था 2 फैक्टोरियल, 4 लोगों का सर्कुलर फैक्टोरियल हो रहा था 3 फैक्टोरियल। तो इस हिसाब से n लोगों का अगर हमको सर्कुलर अरेंजमेंट करना हुआ तो वो कौन सा फैक्टोरियल हो जाएगा? n-1 होगा कि नहीं होगा? यस और नो? 2 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट का आंसर आ रहा था 1 फैक्टोरियल, 3 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट का आंसर आ रहा था 2 फैक्टोरियल, 4 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट आ रहा था 3 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से n लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। तो क्या इस फॉर्मूले को समझ पा रहे हो n-1 कैसे आया? क्योंकि ये पूरा सर्कुलर अरेंजमेंट में यही मेन फॉर्मूला है। अब बाकी जो भी है उसके केसेस होंगे, फॉर्मूला इकलौता यही है। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा आते हैं इस पे डेफिनेशन पे, मतलब जो भी अब थोड़ा है ना लेक्चर बाजी यहाँ पे। सिटिंग इन अ सर्कल इज नॉट द सेम एज सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक सर्कल में बैठने की बात वैसी नहीं होती है जैसे एक स्ट्रेट लाइन में बैठा जाता है। एक सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं होता है। एक सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं होता है। डस इन अ सर्कुलर परमुटेशन, इसीलिए एक सर्कुलर परमुटेशन में क्या किया जाता है? पहले एक आदमी को बैठा दिया जाता है, वन थिंग इज केप्ट फिक्स्ड एंड द अदर्स आर देन अरेंज्ड रिलेटिव टू दिस फिक्स्ड आइटम। तो एक को हम पहले फिक्स कर देते हैं और एक को फिक्स करने के बाद जो बाकी सारी पोजीशंस है ना, अब वो वेल डिफाइंड पोजीशंस हो जाती है और तब जाकर हम बाकियों में करते हैं अरेंजमेंट। सो देन इट इज ट्रीटेड लाइक अ लीनियर अरेंजमेंट। जब एक आदमी वहां पे बैठ जाता है ना, तो अब जो बाकी जो केसेस है, अब बाकी केसेस को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि यहाँ पे जब अमृता बैठ गई तो अब रियांशु के पास कितने ऑप्शन थे? 3 ऑप्शन आए। रियांशु तीनों में से कहीं एक जगह बैठ गई तो पलक के पास कितने ऑप्शन थे? 2 ऑप्शन थे। पलक दोनों में से कहीं एक जगह बैठ गई तो साक्षी के पास कितने ऑप्शन थे? 1 ऑप्शन थे। तो नोटिस करो, अमृता को बैठाने के बाद हमने बाकी तीनों का सिटिंग अरेंजमेंट ठीक वैसे ही कराया जैसे हम लीनियर अरेंजमेंट में करवाते थे, जैसे हम नॉर्मल परम्यूटेशन में करवाते थे। यस और नो? या अगर आप पीछे वाला एग्जांपल देखोगे तो इस पीछे वाले एग्जांपल में जब हम 3 लोगों को बैठा रहे थे तो जैसे ही हमने मानस को बैठा दिया तो अब हम देख पा रहे थे कि विराट कोहली के पास 2 ऑप्शन था, दोनों में से कहीं भी एक जगह पे बैठ गया तो अब रोहित शर्मा के पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ था। तो जैसे ही हमने पहले इंसान को फिक्स कर दिया, अब बाकी सारे पोजीशंस हो गए वेल डिफाइंड और बाकी सारे पोजीशंस को ठीक वैसे ही फिल कर रहे थे जैसे हम एक नॉर्मल लीनियर अरेंजमेंट में करते थे। तो अगर उस लॉजिक को यहाँ पे समझे हम। हाँ विभांशु? सर अगर मान लीजिए मानस, विराट कोहली और रोहित शर्मा तीनों एक साथ है और 3 चेयर है तो तीनों एक साथ है, अब ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही बार में सब कूद जाएंगे।
लीनियर में भी अगर छह चेयर रहते और 6 आदमी रहते तो सब एक एक करके ही ना जाएगा। ऐसा थोड़ी है। वो हम लोग वो क्या कहते हैं, अरे क्या रहते हैं चेयर के आगे जो हम लोग गाना चलाते हैं, म्यूजिकल चेयर थोड़े चल रहे कि एक ही पे सब कूदेंगे। नहीं तो 3 सर लोग हैं, आप लेकिन हम जब सिटिंग अरेंजमेंट की बात कराएंगे तो आप एक चेयर पे एक ही को ना बैठाओगे, सर है ना। आप बोल रहे हैं कि अगर मानस को फिक्स कर देंगे तो, अगर मानस को फिक्स नहीं करेंगे अगर तो? अच्छा देखो, ये तो वही सवाल पूछ लिए। जब मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने बोला कि मान लो यहाँ पे हमने पहले विराट कोहली को फिक्स कर दिया। इस वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे पहले विराट कोहली को फिक्स कर दिया था और बाकी दोनों को अरेंज करवाया था। तो मैंने आपसे पूछा था कि बताइए क्या ये अलग बन रहा है? अलग नहीं बन रहा ना। ये नो पॉइंट सर। आपका सही है कि सर आप यहाँ पे मानस को फिक्स कर रहे थे तो तब जाके हमको बाकी के 2 केसेस निकल कर आए। लेकिन अगर आप यहाँ पे विराट कोहली को फिक्स किए थे तो विराट कोहली को फिक्स करने के बाद मानस को यहाँ रखा और रोहित शर्मा अच्छा यहाँ पे था। विराट कोहली को जब यहाँ रख दिए थे तो रोहित शर्मा के लिए ये ऑप्शन था और मानस के लिए ये ऑप्शन था। बट क्या ये ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल अलग अलग बना था? नो नहीं बना सर। था ना। तो इससे आपने क्या सीखा कि मानस, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से किसी एक इंसान को फिक्स कर दो। ऐसा नहीं कि मानस को फिक्स करेंगे तो अलग केसेस बन रहा है, विराट को फिक्स कर रहे हैं तो कुछ अलग बन रहा है। जब मानस को फिक्स कर दिया या किसी और को फिक्स कर दिया तब जाके बाकियों को अरेंज हम नॉर्मल कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं मैटर करता है कि आप किसको पहले फिक्स कर रहे हो, मैटर ये कर रहा है कि आप किसी एक को फिक्स करो। ठीक है विवांशु? ठीक है सर। हाँ। अब आदर्श आप कुछ केसेस पूछ रहे हो। आदर्श पूछ रहे हैं कि सो सर इफ नंबर ऑफ चेयर इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्संस इज मोर देन द नंबर ऑफ चेयर। ये सब तो केसेस है ना, ये तो अभी हम पढ़ेंगे। अब जैसे लीनियर में सोचो, लीनियर में आदर्श अगर 7 लोग थे और 5 चेयर्स थे तो 7p5 लिखते थे। अब 7p5 की जगह पे यहाँ पे 6p5 हो जाएगा, इतना ही अंतर होने वाला है। तो वो मैं बताऊंगा, अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है। तो ये क्या था स्टेटमेंट कि एक सर्कल पे बैठना एक स्ट्रेट लाइन पे बैठने जैसा नहीं है। एक सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बोलकर नहीं होता है। तो इसलिए सर्कुलर अरेंजमेंट में पहले एक चीज को फिक्स करते हैं, उस एक चीज को फिक्स करने के बाद हम बाकी चीजों को उसके हिसाब से अरेंज करते हैं तब। और बाकी चीजों को अरेंज करने के टाइम पे एक प्रॉपर लीनियर अरेंजमेंट की तरह डील किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि n चीजों में से, आप ये कह सकते हो कि n चीजों में से एक को फिक्स कर दिया तो अब आपके पास बचे n-1 चीजें। तो ये जो बाकी के n-1 चीजें हैं, ये बाकी के n-1 चीजों को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो आप उनको n-1 के फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। तो इसीलिए फॉर्मूला बना द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल। क्या ये फंडा सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब जो सिचुएशंस है, कुछ कुछ अलग अलग सिचुएशंस है। ठीक है। सिचुएशंस क्या है कि फिक्स एनीवन एज सिचुएशन कह रहा हूं, मतलब ये उस फॉर्मूले का ऊपर डिस्कशन है दैट फिक्स एनीवन एज रेफरेंस पॉइंट। किसी एक को आपने एज अ रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिया, द रिमेनिंग अदर n-1 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n-1 फैक्टोरियल वे। जब आपने किसी एक को फिक्स कर दिया तो अब आपके पास जो n-1 लोग बचे हैं उनके लिए एक तरीके से लीनियर अरेंजमेंट जैसा सॉल्यूशन बन रहा था। तो n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट एक केस हो गया। व्हाट इफ वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, अच्छा ये इसके लिए ना टाइम नहीं होगा यार, 11:42 हो रहा है, इसके लिए अब ये टाइम नहीं होगा। तो मैं यहां से अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अच्छा एक और चीज, क्योंकि आज की क्लास में कुछ भी हम डिस्कस नहीं कर पाए ज्यादा, है ना, मतलब ये कॉन्सेप्ट के बीच में ही रह गए, तो इट्स मोस्ट लाइकली आई विल कीप एन एक्स्ट्रा क्लास। मैं मोस्ट प्रोबेबली कल एक एक्स्ट्रा क्लास रख रहा हूँ। कोई टेस्ट वगैरह आप लोगों के नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीक में ऐसे भी 2 दिन शायद छुट्टी पे रहूंगा, तो ये मान के चलो कि नेक्स्ट कल क्लास कर लेना एंड नेक्स्ट वीक आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी कीपिंग अ क्लास। मैं आपको 2 बजे से 2:15 बजे के आसपास कंफर्म कर दूंगा। मेरी अभी एक और क्लास है 12th में, उसके बाद कल का क्या रूटीन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। बिकॉज आप देखो हम अभी टॉपिक के बीच में, कॉन्सेप्ट के बीच में, आपके लिए कुछ टास्क भी नहीं बन पाएगा मैथ्स का। एंड नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक मतलब 30 तारीख के बाद फरवरी में मैं फर्स्ट वीक में थोड़ा सा गायब रहूंगा, तो इसीलिए अभी मैं आपको उसकी जगह पे क्लास करवा दूंगा। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके।
बाकी इसकी रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर में डाल दूंगा। एग्जैक्टली कल संडे है तो कल ही ले सकते हैं। बस एक छोटी सी चीज मुझे देखनी है कि कल हमारे सेंटर पे स्कॉलरशिप एग्जाम है, तो वहां पे हो सकता है मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहूं। नेक्स्ट वीक में किस चीज का छुट्टी है? कोई छुट्टी नहीं है, पर्सनल काम से निकल रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर एंडिंग द सेशन है स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन। मैं आपको 2 से 2:15 बजे के आसपास अपडेट करूंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।